नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा से। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू। खास शो खास बात में। आपसे बात करने की शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, एक खिलाड़ी मैदान की पिच छोड़कर राजनीतिक की पिच पे कैसे आ गया? मुझे लगता है ज़रूरत इस बात की है कि अब चूंकि जिस तरह की राजनीति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है और आज नया आयाम मिला है राजनीति को, और जिस तरह की हुकूमत मोदी जी के 4 साल में चली है, उससे ये साफ हो गया है कि जो पारदर्शी लोग हैं वही तेज़ी से बढ़ें आगे, तभी देश का मोदी जी के नेतृत्व में और तेज़ी से विकास होगा। चूँकि हम लोगों को प्रेरणा मिली और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मुझे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी यहाँ पर उनके लोकसभा के चुनाव में काम करने का एक सपोर्टर की हैसियत से काम करते थे हम लोग, क्योंकि वो बड़े आइडियल हैं हमारे। तो मैं तो उस दौरान तो क्रिकेट का बड़ा मेरा ज़ोर था, लेकिन सच्चाई ये है कि अटल जी को मैं बहुत फॉलो करता रहा और उनके कार्यकाल को भी फॉलो किया। उनके यहाँ 2 बार उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, लखनऊ से प्रधानमंत्री भी बने। तो मुझे लगता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता था। जब मैं क्रिकेटर था तो राष्ट्र के लिए तो क्रिकेट खेल रहा था, और जब क्रिकेट से बाहर आ रहा था तो मेरे मन में था कि राष्ट्र के प्रति अभी कुछ और करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा एक काम था, अपना प्रोफेशन भी था। लेकिन अभी हमने सोशल कॉज में अगर देखें तो मैंने बहुत बड़ा कार्य नहीं किया था, जो आज मुझे एक कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने जिस तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर मेरे उन सपनों को पूरा करने के लिए कि ठीक है, आप अगर राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको हम प्रदेश की बागडोर देते हैं और आप यहाँ से शुरुआत करिए और आप अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण में जो काम आप उत्तर प्रदेश में बैठकर कर सकते हैं करिए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि मैं एक ऐसी पार्टी से हूँ कि जिस पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को क्या देखा उन्होंने। बहरहाल मेरी ख्वाहिश यही हमेशा थी और ईश्वर करेगा पूरी होगी कि मैं राष्ट्र के लिए और अपने राष्ट्र के निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता हूं, और वो उसके लिए मेरे संगठन ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे इस लायक इतना प्यार देकर यहाँ बैठाला है। और बड़ी इच्छा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा संघर्ष किया है क्रिकेट के दौरान। संघर्ष सभी लोग करते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है प्रदेश के एक एक शहर, एक एक टाउन और एक एक गांव में क्रिकेट खेलने में जाया करता था, वहाँ के लोग आया करते थे, तो वो एक मन में कुछ चीज़ें हैं चला करती हैं, उसको लेकर आज योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, उसमें बहुत सारे काम करने को मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी गरीब को हम यहाँ आता है, हमारे कार्यालय में आ जाता है या हमारे घर पर आ जाता है, तो वो मुस्कुराता हुआ निकलता है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उसे मोदी जी से बड़ी उम्मीद है। देश की जनता को मोदी जी पर बड़ा विश्वास है, और आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 1 साल पूरा किया है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए। तो मुझे लगता है कि अब मुझे बड़ा अच्छा एक अवसर मिल गया। मेरा एक सपना है जो साकार हो रहा है कि मैं देश के प्रति, देश की जनता के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं कुछ करके ही जीवन त्यागूंगा। मैंने ये भी देखा, मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होने लगे, उनके तमाम मुद्दों को लेकर आप बोलने भी लगे, टीवी पे भी आने लगे। क्या ऐसा रहा कि योगी जी ने आप में काबिलियत देखी कि आपको सीधे मंत्री बना दिया? मुझे लगता है कि शायद आपने 14 जो कहा है, मैं 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में आ गया था, और 14 के चुनाव में मैंने बहुत काम किया। यहाँ राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में मैंने काम किया, और अलग अलग अपने उन्नाव ज़िले में मैं गया। कई और लोकसभा के सांसद लड़ रहे थे, उनके प्रचार में मैं गया था, क्योंकि मैंने 2013 में फाइनली ज्वाइन करा था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हमेशा रहा। लेकिन चूंकि मैं सरकारी नौकरी करता था, मैंने उसको भी त्यागा। मेरी पत्नी केनवुड गल्फ इंटरनेशनल दुबई में जॉब करती थी, उनका जॉब छुड़वाया। मैंने कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना चाहता हूं, लिहाजा आप नौकरी छोड़ दीजिए। तो उनका भी धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक बहुत बड़ी नौकरी को त्याग दिया और उन्होंने नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान आकर और अपनी फैमिली को संभाला है। जाहिर सी बात है, परिवार के लिए ज़रूरी होता है कि माँ
जिस तरह से हम भारत माता के सपूत हैं तो हम भी किसी के सपूत हैं। घर की माँ भी बहुत कुछ हमको देती है, तो उससे भी हमको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा माँ का रोल अदा कर दिया और उनका साधुवाद धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्य में बड़ा योगदान दे दिया, चूँकि वो एक अच्छी जगह पर अच्छे पद पर नौकरी कर रही थी थोड़ा। तो इसलिए मैंने आपको इसे बताना ही चाहा कि जो बात आपने कही कि राजनीति को मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी को, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की राजनीति किया मैं कभी और किसी बात के लिए मैं प्रोत्साहन, मेरे फादर कांग्रेसी थे, बहुत कई कट्टर। लोग ये कहते हैं कि आप कांग्रेस में भी रहे, सदस्य रहे। मैं कभी ऐसे नहीं आरोप रहा, मैं कभी, ये तो अब वही है, चूंकि जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो कहता है ना, तो उनसे कहिए भैया कोई पर्ची दिखा दो ना। आज के ज़माने में तो बहुत आसानी से सब चीज़ें हासिल हो जाती हैं, कहीं कोई पर्ची दिखा दो, क्योंकि सदस्यता कोई आदमी अगर लेता है कहीं की तो सदस्यता का एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो कहीं की भी सदस्यता, अगर किसी भी राजनीतिक दलों के बहुत से दल के नेता हमारे साथ आए हैं तो वो पता है कि वो किस दल से आए हैं। तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें अगर है तो कोई दिखाएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये कहकर जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो आरोप के लिए वो ये बताना चाहते हैं कि वो तो वहाँ थे। कब थे मुझे भी नहीं पता, कहना है उनको कह दिया। और लोगों का जब ये बातें आपके पास आती हैं घूम फिर के, अरे ये बात हम बोल रहे हैं, आपके पास और भी माध्यम से आई होंगी, तो मोहसिन रजा को कैसा लगता है और क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये सियासत का एक पार्ट है। ये अगर आप, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आप राजनीति में जब आए हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें आपके कान में आएंगी, लेकिन आप अगर उस चीज़ों पर ध्यान देने लगेंगे तो जो आपका मिशन है, जिस मिशन पर आप जा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी आज देश की इतनी बड़ी पार्टी और विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, और वो क्या काम कर रही है देश के लिए, क्या करना चाहती है, क्या हमारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, हमारे तमाम नेताओं के ऊपर इधर उधर के आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ये राजनीति का पार्ट है, इसको भी आपको सहजता से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी इसमें उलझना नहीं चाहिए। सर, आपसे बात हो रही थी क्रिकेट की, तमाम चीज़ें हुई, आप राजनीति में आए, आप आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी को आग खींच के लाई, आप पार्टी का आज हिस्सा और आज मंत्री भी हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। खास तौर से आपकी अगर वो बात करें, जब आप क्रिकेट के दिनों में थे, आपसे तमाम लोग वो जूनियर थे, सौरभ गांगुली की बात करें, सचिन तेंदुलकर जो मास्टर ब्लास्टर है वो आपसे जूनियर रहे, उन दिनों की बात बताएं जब आप क्रिकेट खेलते थे, तो क्या कुछ दिलचस्प किस्से होते थे? क्योंकि आपने इन लोगों के साथ भी बहुत समय बताया और जनता जानना चाहती है, जब आप राजनीति से पहले जब एक क्रिकेटर थे तो किस तरीके की जिंदगी होती थी? देखिए, मुझे लगता है कि जो आज की क्रिकेट है, जैसे आज आप देखते हैं ना 2020, मैं इसलिए लोकप्रिय ज़्यादा रहा क्रिकेट में क्योंकि आज से 25 साल पहले मैं जो क्रिकेट खेलता था वो यही क्रिकेट खेलता था जो आज जनता देख रही है। तो मैं लोकप्रिय इसलिए हो गया था कि मैं कहीं भी जाता था, कोई टूर्नामेंट खेलने जाता था, कहीं भी कोई मैचेस खेलने के लिए हिंदुस्तान के कोने में या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य ज़िले में जाया करता था, तो वहाँ पर जब मैं छक्के चौके मारता था, बहुत अच्छी तेज़ बॉलिंग करता था, तो वो देखना, क्योंकि उस तरह आम तौर से उस ज़माने की जो क्रिकेट थी वो कॉपी बुक क्रिकेट थी। कॉपी बुक क्रिकेट क्या है कि आप बेसिक्स पे खेलते हैं कि एक गावस्कर साहब बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, लेकिन जब वनडे क्रिकेट खेलते थे वो, तो एक बार उन्होंने 60 ओवर के मैच में 35 रन नॉट आउट बनाए थे, आउट ही नहीं हुए थे। 60 ओवर पूरे खेले उन्होंने भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में और 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो एक वो भी दौर था, और आज वो दौर है जब 35 गेंदों पे 100 रन बन जाते हैं। जब आज 25 गेंदों में 100 रन बनाने की क्षमता रख रहा है खिलाड़ी, तो ये क्रिकेट मैं उस दौरान खेला करता था, इसीलिए क्रिकेट में मुझे लोकप्रियता मिली। सर, एक इस पे ज़रूर जोड़ना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश का युवा जो बहुत प्रतिभावान है वो ओलंपिक तक पहुंच पाएगा? क्योंकि अभी तक इस तरीके की चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही। नहीं, देखिए अभिषेक, ऐसा नहीं है, ज़माना बदल गया है, दौर बदल गया है, और आज जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे जो खेल मंत्री हैं चेतन चौहान जी, वो भी खिलाड़ी हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि युवा कल्याण भी उन्हीं के पास में है। तो अभी सदन में परसों चर्चा के दौरान कोई एक केस भी किसी ने लगाया था क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि देश, ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है,
अगर आज एक प्रश्न लगा है तो कम से कम उन्होंने कहा सभापति जी से कि हम चाहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी से कहा कि हम चाहते हैं इस पर 2 घंटे का एक अलग सेशन दिया जाए, इस पर खेल को लेकर, प्रदेश के खिलाड़ियों को लेकर उस पर डिबेट की जाए। इससे बहुत कुछ हमको हमारे सामने, सरकार के सामने चीज़ें निकल कर आएंगी तो हम और बेहतर करेंगे। तो ये इतना अच्छा उन्होंने मतलब वहाँ पर एक खेल भावना वाली बात की। अदरवाइज तो आप देखें वो लोग भागते हैं कि नहीं साहब इस पर बहस नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और मंत्री में साहस हो सकता है और विपक्षी तो नहीं कर सकते। तो हमारे साथ बने हुए हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब भी उनसे पूछूंगा कि 1 साल की क्या उपलब्धि रही, क्योंकि सरकार तो डंका पीट रही कि 1 साल में उन्होंने फतेह हासिल कर ली है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ बने हुए हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन जी, आपसे तमाम बातें हुई। 1 साल उपलब्धि का सरकार ने बनाया, और 1 साल की उपलब्धि आपके विभाग की क्या है? क्योंकि खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में ये कहा गया कि अल्पसंख्यक कल्याण जो भी है वो कम, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बातें तो हो रही हैं लेकिन विकास हो नहीं रहा, ऐसे बातें हो रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये कि आज उत्तर प्रदेश के योगी नेतृत्व में, जो योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, इतना बड़ा बजट, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि अल्पसंख्यक कल्याण के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इससे बड़ा बजट तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई के साहस नहीं था। 4000 करोड़ का खाली अल्पसंख्यक का है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। इतना बड़ा बजट तो कभी आया ही नहीं, कभी लोगों ने साहस नहीं, जिन्होंने उनके वोट बैंक की राजनीति की थी उन्होंने भी नहीं दिया, जबकि हमको तो विरोधी कहा जाता है। आमतौर से यही विपक्ष कहता है साहब ये भाजपा जो है ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आप जब देखते हैं ना, क्योंकि ये दरअसल जो आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा है, ये नारा नहीं है, ये हकीकत है। हम उसको हकीकत में दिखा रहे हैं लोगों को ज़मीन पर उतार कर। तो इसलिए ये हकीकत है कि 4000 करोड़ रुपए का इस बार प्रावधान किया गया। मदरसों को आधुनिक करने के लिए प्रयास किया गया। तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, और किस तरह से युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, मुस्लिम समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अभी जैसे आदरणीय आदरणीय योगी जी ने अभी जब यूपी का स्थापना दिवस पर 24 जनवरी को उन्होंने एक नई शुरुआत की उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत अच्छा विकास में इससे अच्छी क्या बात हो सकती कि उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये आदरणीय योगी जी ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये योजना लागू हुई है उत्तर प्रदेश में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 2 मिनट ध्यान से सुनिए। तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई के पास अवसर मिला है, किसी को काम करने का मिलेगा, वो मुस्लिम समाज को मिलेगा। हालांकि सभी पिछड़े और गरीब सभी के लिए है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को इसका लाभ पहुंचने वाला है तो वो मुस्लिम समाज को पहुंचेगा। इसलिए पहुंचेगा क्योंकि अगर आप लखनऊ से शुरू करें चिकनकारी का काम, हारिस जरदोजी का काम, आप अगर बनारस पहुंच जाएं तो बनारसी साड़ी का काम, भदोही आ जाएं, कालीन का काम, मिर्ज़ापुर आ जाएं, दरी का काम, अगर आप इधर निकल आएँ आपके फिरोज़ाबाद आ जाएं, कांच का काम, उसमें सबसे ज़्यादा आप अलीगढ़ के ताले आपके पास में हैं। तो तमाम इस तरह की चीज़ें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ही ज़्यादा काम करते हैं, जिनको लेकर जैसे आप कन्नौज आ जाएं, इत्र का काम सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये तो अपने आप में ऐसी योजना लागू कर दी है योगी जी ने कि अब सबका साथ सबका विकास यहाँ पर आकर देखिए तो समझ में सबकी आ जाएगा। सर, इसलिए लोगों को शक होता है क्योंकि आप को टिकट नहीं दिया गया, आपको एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहती, चाहे राज्यसभा का चुनाव, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि अलग अलग राज्यों में जीते हुए प्रत्याशी हमारे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर आप पहले देखें तो शहनवाज साहब जीत कर आए लोकसभा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जीत कर आए थे लोकसभा रामपुर से। तो और इस बार तो शहनवाज तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसने टिकट मांगा उसको दिया गया। अब हार जीत, क्योंकि जब टिकट दिया जाता है तो ये ज़रूर देखा जाता है कि क्या हम वहाँ पर ये कैंडिडेट इसलिए टिकट देना कि नहीं साहब वो एक मुस्लिम समाज के हैं इसलिए दे दो, तो बेहतर है कि आप मिनिस्टर बनाकर काम करा लो।
जिस तरह से हमारी सरकार करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो, जी, यहाँ बिल्कुल। की हो। हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। हमारा ये उद्देश्य है, हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है, हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अब इसके लिए बहुत से लोग विपक्षी हैं, तो बहुत से लोग 100 टिकट बांट देते हैं, तो फिर हशर क्या होता है? शहनवाज हुसैन तो मोदी लहर में हार गया। अब वो किस्मत की बात है। नहीं, किस्मत की बात है या फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उस पे मुस्लिमों को भी भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी वोट पाया था, हार्डली 4-5 हज़ार वोट से हारे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास कोई क्षेत्र है कि मोहसिन रजा ने कोई क्षेत्र की तैयारी की है कि वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर अगर पार्टी को लगेगा कि हमारे वोट और मोहसिन का अपना खुद का व्यक्तित्व वहाँ पर उन्होंने काम किया है, तो वो टिकट देगी, लड़ाएगी। और जिन्होंने मांगा है कि अभी हमने आपको बताना चाहते हैं कि निकाय चुनाव में 187 टिकट बांटे हम लोगों ने। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 187 टिकट बांटे, पार्षद से लेकर और चेयरमैन तक के, नगर पालिका के। तो ये आप देखिए, इतने बड़े टिकट किसने बांटे? थे किसी ने नहीं बांटे। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये विरोधियों के पास में अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, देश में भी हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो विकास कार्यों को कैसे, उस मुद्दे को डाइल्यूट किया जाए, कैसे ध्यान भटकाया जाए, तो वो तो अपने एजेंडे की बात करेंगे। उनके पास तो एक ही एजेंडा है। आप कह रहे हो विकास हो रहा है। योगी जी जब अयोध्या जाते हैं दीपावली मनाते हैं, उसके बाद बरसाना जाते हैं होली मनाते हैं, बजट आता है आपके, बजट में होली और दिवाली को लेकर प्रावधान किया जाता है, लेकिन ईद नहीं छूट जाती है। उसके बाद योगी जी सदन में खड़े होकर इस बात को बोलते हैं, हम होली मनाते हैं, ईद नहीं मनाते, और ना ही हमको कोई बुलाता है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ऐसा नहीं, उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था, मैं था वहाँ, मौजूद था। और पहली चीज़ तो अभिषेक, आप जिस देश में आप रह रहे हैं, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपको सवालों में भी अपने ये देखना चाहिए कि जो आप सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को करने से पहले किससे कर रहे हैं और किस इशू पर कर रहे हैं। अगर योगी जी से आपने ये सवाल किया, तो योगी जी एक संत हैं, महात्मा हैं, अपनी किसी एक समुदाय से आते हैं और उनको एक पीस्ट माना जाता है। आप किसी मौलाना से अगर ये सवाल करेंगे कि इस साल आप होली मनाने कहाँ जाएंगे, तो वो क्या जवाब देगा आपको? तो वैसे ही अगर जवाब उन्होंने दिया, तो जवाब तो उन्होंने बिल्कुल सही दिया, और मैं उनके जवाब के साथ। नहीं सर, सवाल यहाँ पर इस बात का उठ रहा है, लोग कह रहे हैं योगी जी का ये वक्तव्य हमेशा से रहा है, इसमें कोई उन्होंने बदलाव नहीं आया उनका, लेकिन बदलाव जो आया है वो पद का आया है, संवैधानिक पद उनके साथ जुड़ गया है। अब वो 21 करोड़ की जनता के योगी जी हैं, वो यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ के मठाधीश है। तो लोगों को प्रश्न उठ रहा है कि क्या सबका साथ सबका विकास संभव है? उन्होंने ये कहा कि हम नहीं मनाते, लेकिन हम सारी व्यवस्थाओं पर, जो लोग मनाते हैं वो सौहार्द से मनाएं, उनके लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपने उसके बाद की बात नहीं कही। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी बोले, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा बहुत हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग मनाते हैं, अच्छा, अभी योगी सरकार में ईद भी मनी, बकरीद भी मनी, और लोगों ने सड़क पर खड़े होकर नमाजें भी पढ़ी, तो योगी सरकार ने ही तो सुरक्षा दी। सड़क घेर कर नमाजें हुई। रमज़ान के दौरान आपने देखा होगा, खूब नमाजें होती हैं, हर जगह छोटी मस्जिद होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो क्या वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था योगी जी ने नहीं दी? तो ये कहने वाले लोगों के लिए वही जवाब काफ़ी है, और ये सवाल योगी जी से करना ही नहीं चाहिए था किसी को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जो मैसेज गया है, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा था? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर ध्यान में रखते हुए बोला गया है। देखिए, चुनाव विकास पर हम लड़ते हैं, और विकास पर देश में हम आए हैं, और देश की जनता ने 21 राज्यों में हमको जो जीत दी है, वो मोदी जी के विकास और विश्वास पर दी है। और हम जब भी चुनाव में जाएंगे, हमारा एक ही मुद्दा होगा, विकास, विकास और विकास। इसके सिवा हमारा कोई मुद्दा नहीं होता। मुजफ्फरनगर के केसेस वापस ले लिए गए, क्या आपको नहीं लग रहा अकलियतों में एक मैसेज गया है कि ये सरकार अब उस तरीके से उतर आई है, जो मुजफ्फरनगर में जिनके ऊपर दंगा के आरोपी थे उनको वापस कर लिया गया है? अभिषेक, आपने एक बात कही कि अकलियतों में एक मैसेज गया। अकलियतों में एक मैसेज ये भी गया है कि यही एक ऐसी सरकार है जो अकलियत को लेकर आज एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात कर रही है। सन 47 से आज तक अकलियत के बड़े बड़े लीडर्स जो ठेकेदारी करते रहे अकलियत की, उन लोगों से मेरा सवाल यह है कि उनके दिमाग में क्यों नहीं आया
मोदी जी के दिमाग में कैसे आया कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप हो, तब मेन स्ट्रीम से हम जोड़ सकते हैं मुस्लिम समाज को? उन्होंने आह्वान क्यों किया? इन्होंने क्यों नहीं किया था? इनकी नीयत साफ नहीं थी। तो हमारे साथ बने हुए हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ बने हुए हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन जी, हमें याद है जब आप यहाँ पर आए, आपने चार्ट संभाला। चार्ट संभालने के बाद आपने अपने विभागों के दौरे किए और समीक्षा की, तमाम चीज़ें की। आपने बार बार बोला कि बहुत अनियमितताएं रहीं इन 15 सालों में। उनके लिए क्या कार्रवाई हुई और कितनी सज़ा की बात की? क्योंकि आपने सीबीआई के लिए भी कई मामलों को रिकमेंड करने की बात की थी, लेकिन अभी वो कोरे बस्ते में दिख रहा है। अभिषेक, देखिए, सजा अदालत तय करती है, जांच सरकार करती है, और जांच करके अदालत को मैटर को सौंप देती है, और अदालत अब तय करती है। तो हमारे पास चूंकि अभी सरकार आते ही हमारी जो सरकार की प्राथमिकता थी, योगी सरकार की प्राथमिकता ये थी कि जनता की मूलभूत परेशानियां उनको दूर करना हमारे लिए जिम्मेदारी थी। सड़क, बिजली, और पानी, सारी चीजें। तो एक साल में हम लोग तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ गए, और जनता ने उसको सराहा भी, उस काम को आप लोगों ने भी देखा। कहने को कोई भी निकाल के लाइए कोई चीज़ें कि साहब आपने 1,20,000 किलोमीटर की सड़कों को अभी 1,01,000 क्यों किया, अब वो अब इतना सा जो रह गया है ये पूरा क्यों नहीं किया? तो लक्ष्य बड़ा है, चुनौती बड़ी है, हम सहजता से स्वीकार करके हम पूरा करने वाले लोग हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं। सरकार, योगी सरकार जो है वो ईमानदारी से काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में। और हमारी जो प्राथमिकताएं थीं, उन प्राथमिकताओं के साथ साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभागों में, उसको लेकर चिंता की बात थी, और उसकी समीक्षा की तो सारी चीजें सामने आई, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि विकास कैसे हो सकता था। मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार बहुत था, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये उपलब्धि है हमारी कि सारी चीजें डिजिटाइज कर दी। अब कोई भी चीज है पारदर्शी हो गई। अब कोई ऐसे किनारे से आकर कुछ नहीं ले जा सकता, टेबल के नीचे से जो कुछ है ऑन पोर्टल है, सामने से आइए और ले जाइए। अब हमारे पास आप जैसे 100 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है तमाम जो अंत्येष्टियाँ वगैरह होती हैं, कब्रिस्तान है, इसको लेकर। लेकिन अब पहले अगर सरकारों को आप देखें, 1600 करोड़ रुपए खाली कब्रिस्तान के नाम पर। अब जाहिर सी बात है, ये तो आप अपने जो मुस्लिम समाज की जनता है उसको ठगने वाला काम किया गया है ना। तो इसका हिसाब लिया भी जाएगा और जनता को बताया भी जाएगा। लेकिन वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा है उन जांचों को। ऐसा कोई भी जांच जो हम लोगों ने कहा है, चाहे वो सीबीआई की कोई बात कही गई है या कोई भी और जांचों की बात की गई है, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्रीज की जांच हो, जांच कोई भी नहीं रुकेगी। सारी जांच की रिपोर्ट हम आपके साथ में साझा करेंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि सबको साथ में लेकर चलना, सबका विकास करना। तो इसलिए कोई विभाग विकास से ना छूट जाए, उस पर तेजी से काम किया गया है, और उसमें हम बहुत कुछ कामयाब हुए हैं। योगी सरकार बहुत कामयाब हुई। आपने एक बात बोली, सबको साथ लेकर चलना। आप अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज और वक्फ बोर्ड के मंत्री भी हैं, वक्फ मामलों के। आपके वक्फ बोर्ड के जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे आपकी बनती नहीं, ऐसी बातें आती हैं। तो कैसे साथ चल रहा है आप लोगों का? मेरा कहना यह है कि मेरी किसी से बनने और ना बनने की बात नहीं है। विभाग है, मंत्री की और चेयरमैन की नहीं। मेरा कौन सा उनका मेरा बराबरी है? वो पुरानी सरकारों से आए हुए चेयरमैन हैं, ये भी चेयरमैन पुरानी सरकारों से आए हुए हैं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के हैं। तो ये लोग तो पहले बसपा में थे, फिर सपा में रहे, फिर सपा में रहे, फिर बसपा में रहे। तो ये तो सब जोड़ तोड़ करके वहां पे आए हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज्यादा। क्योंकि मैंने कहा ना कि लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसकी एक टीम बनाकर और सारी जो भी रिपोर्ट्स थी वो कलेक्ट करके दे दी गई हैं। वो किसी ना किसी दिन आप सबके सामने आ ही जाएगा कि वो जब सीबीआई उसको टेक ओवर कर लेगी तो अपने आप वो सब चीजें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी। मेरा मकसद किसी से मेरा जाति कोई मामला नहीं होता, व्यक्तिगत तौर पर हम किसी के साथ कोई बात नहीं सोचते। आप आए हैं, हर अफसर हमारे और तमाम विभागों में तमाम अफसर हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, और जो काम में देरी करते हैं उनसे हम सवाल भी पूछते हैं कि आपने देरी क्यों की। क्योंकि हमें जनहित के कोई भी कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना है, ना कि उसमें देरी करी जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय हुआ है इन विभागों में, चाहे हज का डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे वक्फ के डिपार्टमेंट रहे हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण की और योजनाओं में रहा हो। तो जहां पे अनियमितताएं पाई गई हैं उसमें जांच भी की जा रही है, और जांच आगे होगी, और हर व्यवस्था को पारदर्शी भी किया जा रहा है। वसीम रिजवी जी, पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़े सवाल उठाते हैं, मदरसे बोर्ड पे बहुत सवाल उठाते हैं, सरकार का क्या मानना है?
देखिए, हमारा कोई किसी से मामला नहीं, कोई इधर-उधर बैठा हुआ कहीं पर किसी विभाग में कुछ बोल रहा है, तो उससे हमें सरकार से कोई मतलब नहीं थी। सरकार का कोई ये पक्ष नहीं है। सरकार अपना सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रही है और किसी के सवाल का जवाब सरकार नहीं देती है। वो जाने, और कोई भी बोल रहा है, तमाम लोग बोला करते नहीं, हैं। आप मंत्री हैं, आपको इस मेरा पे कोई ध्यान। हमारे विभाग से कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे अधिकारी कोई बयान जा रहे हैं वहाँ से। कोई भी कहीं से कुछ बोल दे तो वो उसका अपना बयान होगा, उसका जवाब वो खुद देगा। सर ये तो तमाम बातें हो गई वसीम रिजवी की, और आजकल वो बड़े राम राम जपने लगे हैं। अयोध्या मसले पर लगातार सुनवाई की बात हो रही, तमाम चीज़ें हैं। मोहसिन रजा साहब इस पूरे मामले को क्या देखते हैं, और आपका क्या मानना है कि जो आपके साथ के जो आपके समर्थक थे वो क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पर, अगर बात की जाए, जो अकलियत की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या चाहते हैं कि इस मामले का क्या सुनवाई से फैसला हो या आपसी समझौते से? देखिए, मुझे लगता है कि अब मामला न्यायालय में है और डे टू डे हियरिंग वाली स्टेज आ चुकी है, तो हम सब उम्मीद यही करते हैं कि एक अच्छा फैसला हम लोग सुनेंगे। और जैसा कि हम सब चाहते हैं, ख़ास करके हमारी पार्टी का, हमारा जो एक ये आस्था का मुद्दा है, तो जो हाईकोर्ट से मानी हाईकोर्ट का ही चैलेंज किया गया है वहाँ पर ऑर्डर को, तो जाहिर सी बात है कि हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा फैसला आएगा और जैसा देश की जनता चाहती है वैसा कुछ हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है कि अप्रैल में या अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और जो पैमाना रखा गया है वो परफॉर्मेंस रखा गया मंत्रियों का। क्या आपको लगता है कि आपका प्रमोशन होगा? देखिए, ये तो जब जिन्होंने रखा है पैमाना, उन्हीं के पास इसका सर्टिफिकेट भी होता है, वही सर्टिफिकेट देते हैं। हमारा काम है, जब हम खिलाड़ी थे तो खेल के मैदान में जाकर अपना प्रदर्शन 100% दे देना। अब आपके प्रदर्शन से आपके सेलेक्टर्स कितना सहमत हैं, ये उनको करने दीजिए। इसमें आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं होती। और मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी का सीधा-सीधा कहना है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि पॉलिटिक्स विद परफॉर्मेंस। पॉलिटिक्स विद परफॉर्मेंस, ये कहना है मोहसिन रजा का। मंत्रिमंडल विस्तार होना है, देखना है कि किस जगह पर मोहसिन रजा पहुंचते हैं और इनके बाकी मंत्री पहुंचते हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 साल की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। हालांकि 2 उपचुनाव ने इन उपलब्धियों पर जरूर सेंध लगाई है। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे किसी और शख्सियत से। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत।